सबसे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के ओबीसी के इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर्स, वेलविशर्स और समाज को रिफॉर्म करने के लिए और मनुवादी व्यवस्था को बदलने के लिए लगातार प्रयत्नशील, संघर्षशील लोग आज इस दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन का हिस्सा है और उपस्थित हैं। मैं आप सभी उपस्थित साथियों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, पूरे देश में आज के तारीख में सबसे बड़ी आबादी अगर किसी वर्ग, किसी समुदाय की है, किसी समूह की है तो ओबीसी की है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद आज इस देश की शासन व्यवस्था में जो भागीदारी ओबीसी की होनी चाहिए वो आज दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तो ओबीसी की अगर हम बात करें, पूरे देश में मान्यवर विद्याश्री प्रसाद मंडल जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन का गठन किया गया और मंडल कमीशन ने 3743 जातियों को पूरे भारत में चिन्हित किया, आइडेंटिफाई किया कि 3743 जातियां भारत में जो रह रही है वो ओबीसी के दायरे में आती है। ओबीसी का जो क्राइटेरिया है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो निर्धारित किया गया आर्टिकल 340 के आधार पे कि आयोग का गठन करने के बाद जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी के आधार पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भारत में 3743 जाति के लोग ओबीसी में हैं। 16 नवंबर 1992 को मान्यवर विंध्यश्री प्रसाद मंडल जी के आधी अधूरी रिपोर्ट के आधार पे मंडल कमीशन की सिफारिशें भारत में लागू की गई। हमारे बीच में साथियों मूल्यवासी नायक, पूरे देश में मूल्यवासी बहुजनों के अंदर जागृति और चेतना पैदा करने वाले मान्यवर वामन मेश्राम साहब का आगमन हो गया है। जोरदार से मैं अनुरोध करूंगा माननीय शास्त्री जी को बोल 50, बोल 50। माननीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, माननीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, माननीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, माननीय चौधरी विकास पटेल जिंदाबाद, माननीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, माननीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद। बोल 50, बोल 50। माननीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, बोल 50। सभी साथी बैठ जाएं। धन्यवाद। चांद मोहम्मद। तो साथियों, पूरे देश में ओबीसी के विभिन्न जातियों को एक समूह में एक पहचान देने के लिए जो लंबे अरसे से कोशिश की जा रही थी, उसको अंतिम रूप विंध्यश्री प्रसाद मंडल जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन का आयोग जो गठन किया गया, उसमें आइडेंटिफाई करके 3743 जाति के लोगों को रखा गया और उस 3743 जातियों को जिन्हें ओबीसी के समूह में रखा गया, उनकी उस रिपोर्ट को आधे अधूरे तरीके से इस देश में मनुवादी सरकारों ने खास तौर से उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर 16 नवंबर 1992 के दिन मंडल कमीशन पे जजमेंट देते हुए और मंडल कमीशन की जो मूलभूत सिफारिशें थी जो ओबीसी के तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए, उन मूलभूत बुनियादी
मुद्दों और एजेंडों और सिफारिशों के खिलाफ जाकर 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन की आधी अधूरी सिफारिशें लागू की गई, जिसका आज के तारीख में बड़े पैमाने पे बहुसंख्य ओबीसी समाज के ऊपर उसका दुष्परिणाम दिखाई देता है। मंडल कमीशन की उन 3,743 जातियों की सूची की अगर बात करें तो भारत में मुसलमानों का एक बड़ा समूह और उनमें खास तौर से मुसलमानों की ओबीसी में आने वाली जो जातियां हैं, मंडल कमीशन ने उन्हें भी आइडेंटिफाई किया और मंडल कमीशन की वो सूची में शामिल है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, मंडल कमीशन की उस तैयार की गई सूची के आधार पे और केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट में जो गजेट में ओबीसी के अंदर खास तौर से उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 79 जातियां जो सम्मिलित की गई, उन 79 जातियों में 27 जातियां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम ओबीसी जातियां सम्मिलित हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमानों की ये जो एक जातियों का एक बड़ा समूह जो ओबीसी के दायरे में आता है, जिसकी आबादी तकरीबन 14.5% पूरे भारत में है, जो ओबीसी के दायरे में आने वाली मुस्लिम जातियां हैं और मंडल कमीशन के उस रिपोर्ट में सम्मिलित जातियां हैं, लेकिन उन सम्मिलित जातियों को भी ये नहीं पता है कि हम ओबीसी के दायरे में आए। और इधर हमारे सामने बैठे हुए बहुसंख्य समाज में जो ओबीसी जातियां हैं, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं है, इस बात का एहसास नहीं है कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी तकरीबन 98% भारत की यानी 98% भारत की मुसलमानों की आबादी ओबीसी के दायरे में आती है। ये विसंगति होने की वजह से भारत के एक विशाल समूह का इस्तेमाल मनुवादी ताकतें कर रही है। जिस तरह से ओबीसी के ब्रेन को कंट्रोल मनुवादी ताकतें कर रही हैं, उसी तरह से भारत के मुसलमानों के ब्रेन को कन्वर्टेड ब्राह्मण लोग कंट्रोल कर रहे हैं। आप लोगों के सामने जो परिस्थितियां आज निर्माण है, आप लोगों के सामने जो परिस्थितियां निर्माण है कि डायरेक्ट ब्राह्मणवादी ताकतों से लड़ने के लिए आप दुश्मन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन हम दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक पूरे व्यवस्था पर काबिज जो ब्राह्मण है और ब्राह्मणवाद है, और एक इस्लाम के अंदर घुसा हुआ जो ब्राह्मण है, जो छिपा हुआ ब्राह्मण है, हमारे लोग उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुसलमानों के दरमियान जो घुसा हुआ मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, गैर इस्लामी मानसिकता के साथ उसका किरदार और व्यवहार है, वो आज के तारीख में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ये जो व्यवस्था है, खासतौर से मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पे भारत में जिन जातियों को ओबीसी के दायरे में चिन्हित किया गया, उनमें एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन हमें गर्व है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नाम का संगठन जो पूरे देश में लगातार इन तमाम मुद्दों पे ओबीसी के लोगों को ही अवेयर नहीं कर रहा है, बल्कि ओबीसी के दायरे में आने वाली उन एक बड़ी आबादी जो मुस्लिम ओबीसी की है, उनको भी अवेयर करने का काम कर रहा है। तो इसलिए खास तौर से इस देश के मूल्यवासी बहुजनों के मूवमेंट में और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में यही वजह है, तारीख गवाह है। अगर आधुनिक भारत की जो पृष्ठभूमि तैयार की गई, जो बदलाव की एक जमीन तैयार की गई, फूले साहू अम्बेडकर के जरिए उनके आंदोलन की जड़ में मुसलमानों के बुजुर्गों की एक बड़ी कुर्बानी छिपी हुई है, जुड़ी हुई है।
करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाइयां लड़ी और एक साथ मिलजुल कर इस देश को बचाने के लिए और इस देश को आगे ले जाने के लिए कोशिश किया, उन्होंने जद्दोजहद किया। इस देश में जब मूल निवासी बहुजनों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया और वंचित किए गए समाज को जब शिक्षा देने के लिए आधुनिक भारत के निर्माता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले घर द्वार छोड़कर समाज को, अशिक्षित समाज को शिक्षित बनाने के लिए संकल्प लिया, तो उस वक्त पूरे महाराष्ट्र में कोई जगह और मकान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो जगह और मकान देने वाली शख्सियत कोई और नहीं थी, वो अब्दुल उस्मान शेख और मां फातिमा शेख। एक बड़ी कड़ी अगर इतिहास को अगर हम उठा के पढ़े, मध्यकालीन इतिहास को अगर हम उठा के पढ़े, आधुनिक भारत के मूल निवासी बहुजनों के मुक्ति के आंदोलन के इतिहास को अगर हम उठा के पढ़े, तो उसकी जड़ में परस्पर इस देश के जो मूल निवासी है और मूल निवासियों की एक जो बहुसंख्य आबादी है, उसकी जड़ में खास तौर से भारत के जो मूल निवासी मुसलमान हैं, वो मूल निवासी महापुरुषों के आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा थे, मजबूत हिस्सा थे। और वो हिस्सा क्यों थे? क्योंकि उस दौर में उनके अंदर भारत की व्यवस्था की समझ थी, भारत के सामाजिक व्यवस्था की समझ थी और सामाजिक व्यवस्था में किए गए षड्यंत्र की जानकारी थी। इसलिए मूल निवासी बहुजनों के साथ जो षड्यंत्र किया गया था, सामाजिक धोखेबाजी की गई थी, उस सामाजिक धोखेबाजी को भारत में परमानेंट समाप्त करने के लिए वो लगातार उनके साथ संघर्षरत थे। आज ये व्यवस्था बदलने के लिए एक बहुसंख्य आबादी को अगर हम देखें तो विडंबना है। आज हमारी संख्या ज्यादा है, तादाद ज्यादा है। ओबीसी की, समाज की अगर बात करें, समुदाय की बात करें, तो एक बड़ी आबादी है, एक बड़ी संख्या है। लेकिन आज कैडर बेस्ड संगठन का एक लंबा गैप बना, जिसकी प्रतिपूर्ति आज के तारीख में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे देश भर में कर रहा है, जिसकी प्रतिपूर्ति पिछले 48 साल से बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर भवन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश भर में हो रहा है। और ये होने की वजह से आज पूरे देश में हम ऐसा कह सकते हैं कि आज भारत में तो विपक्ष है नहीं, लेकिन भारत की राजनीति में दबाव समूह का अगर कोई काम कर रहा है, दबाव समूह का, भारत की राजनीति में दबाव समूह का अगर कोई काम कर रहा है, तो मान्यवर भवन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चल रहा बामसेफ संगठन और उसके आफशूट संगठनों की ताकत की वजह से आज भारत की राजनीति में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन पर अगर प्रेशर क्रिएट होता है, तो इस आंदोलन की वजह से आज क्रिएट हो रहा है और उसके नतीजे अलग अलग हिस्सों में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए आज संख्या ज्यादा है, लेकिन विडंबना यह है कि बहुसंख्य ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का जो यूथ है, इंटेलेक्चुअल है, स्कॉलर है, वो फूले साहब अम्बेडकर को अपना आइडियल और अपना रोल मॉडल मानने के बजाय उन नाजायज मनुवादियों की औलादों को और मनुवादियों के व्यवस्था में जन्मे महापुरुषों को अपना रोल मॉडल बना रहा है, आइडियल बना रहा है, जिसकी वजह से वो मनुवादी ताकतें हमारे ही लोगों का, हमें ही अधिकार वंचित करने के लिए हमारी ही ताकत का इस्तेमाल कर रही है। तो इसके लिए पूरे देश में मूल निवासी बहुजनों के अंदर जागृति पैदा करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए और इस देश की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए आज के तारीख में इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम सभी लोगों को और हमारे समाज के लोगों को संकल्प लेना होगा और अपने मूल निवासी समाज में जन्मे महापुरुषों को अपना रोल मॉडल और आइडियल बनाना होगा। हम ऐसा करेंगे तो समाज में जिस मकसद के लिए मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों ने संघर्ष किया, हम उनके उद्देश्य और मिशन और मकसद को पूरा कर सकते हैं। इस मौके पर मैं इतनी ही बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।